बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। देखिए आज हम देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें जो है निषेचन और पश्च निषेचन घटना के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पूर्व निषेचन घटना देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निषेचन के बारे में। तो निषेचन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक क्या होता है? पिछले वीडियो में आप पूर्व निषेचन घटना में देखे थे कि नर और मादा भाग जो था पुष्प का, उसमें जो था नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को देखे थे। वही जो नर युग्मक मादा युग्मक है, उन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। देखिए कैसे मिलता है, क्या प्रक्रिया है, इसको देखते हैं और यही आपका हो जाएगा निषेचन घटना। देखिए पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। पुष्प जैसे इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में जीवों में जनन में देखे थे, जनन जो था बाह्य जनन आंतरिक जनन, दो टाइप से जनन होता था। कुछ जीवों में पुष्पों में जो है अंतः जनन होता है, जैसे कि इसमें आंतरिक जनन होता है, और मछली वगैरह में जो था बाह्य जनन होता था। ये आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ आ गया होगा। तो देखिए अब इसमें यहाँ तक तो क्लियर होगा कि पुष्प पौधों में जो है आंतरिक निषेचन होता है। इसमें सबसे पहले इसका भाग आप देख लीजिए। इसमें जो है परागन होने तक की क्रिया को पूर्व निषेचन क्रिया कहते हैं। यहाँ तक तो आप जानते हैं। अभी देखिए इसमें जो है सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है परागकण, ये जो है परागकोश से निकलकर इस वर्तिकाग्र के ऊपर आया है, और ये यहाँ तक की प्रक्रिया को इसको जो है परागन कहते हैं। और परागन जो है पूर्व निषेचन घटना में ही हो जाता है। अब यहाँ से ये बीजांड में आएगा और संलयन होगा, तो ये आपका निषेचन कहलाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण आएगा और परागकण जो है पराग नली के द्वारा अंडाशय में आएगा, और अंडाशय में आने के बाद मादा युग्मक से संलयन करेगा, और उसके बाद जो है ये बीज का निर्माण करेगा। उसके बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फल बनेगा। देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहले इसमें देखिए परागन होने के बाद परागकण कोशिका पराग नलिका के द्वारा अंडाशय में पहुंच जाता है। जैसा कि आपको बताया, पराग नली के द्वारा अंडाशय में पहुंच जाता है। उसके बाद पराग नली में ही परागकण का जो है समसूत्री विभाजन हो जाता है। पराग नली में ही आते आते समसूत्री विभाजन के द्वारा एक परागकण से वो जो है दो परागकण में परिवर्तित हो जाता है, दो नर युग्मक में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। यहाँ जो ये है इसको भ्रूणकोश कहते हैं। और भ्रूणकोश में अंड कोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है। इसमें जो मादा युग्मक रहेगा नीचे के साइड मादा युग्मक रहता है, बीजांड द्वार के साइड, और उसी मादा युग्मक से संलयन करता है। और संलयन कैसे होता है, देखिए जैसे ऊपर से एक परागकण आया और रास्ते में विभाजित होकर दो नर युग्मक में परिवर्तित हो गया, तो नीचे आने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके जायगोट बनाएगा, और एक कोशिका जो था ये बाकी के उसके सहायक दो कोशिका से संलयन करके अंडाशय का दो सहायक कोशिका था, उससे जो है नर युग्मक का जो एक दो था उसमें से एक तो इसमें चला गया और एक जो बचा वो इससे संलयन करके ये जो है पोषण देने के लिए जो है भ्रूण पोष बनता है। यही जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और इसको जो है भ्रूण पोष कहते हैं।
इसी से पोषण लेके भ्रूण जो है फल में परिवर्तित होता है। नर जनन कोशिका परागनली में ही समसूत्री विभाजन करके 2 युग्मक का निर्माण करता है और उसके बाद इसमें आने के बाद एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से संलयन करके भ्रूण बनाता है और एक कोशिका उसके अंड कोशिका के सहायक कोशिका से संलयन करके भ्रूणपोष बनाता है और भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है। देखिए कैसे होता है। इसमें एक नर युग्मक मादा युग्मक के क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है। एक जो है वो जायगोट बनाता है, युग्मनज का इंग्लिश जायगोट बनाएगा। उसके बाद जो है जो विकसित होकर भ्रूण फल बनता है, जायगोट ही फल बनता है, तथा एक जो ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करके प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। एक जो था वो भ्रूणपोष जो बनाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। बाद में भ्रूणपोष ही जो है संपूर्ण क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके बाद इससे जो भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणपोष बन जाते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और यही भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। देखिए निषेचन क्या है। सबसे पहले आपका परागन हुआ पूर्व निषेचन घटना में, उसके बाद इसके ऊपर परागकण आया और परागकण जो है इसमें परागनली के द्वारा नीचे आया और रास्ते में ही समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक में परिवर्तित हो गया और एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके युग्मनज बनाया, भ्रूण बनाया, जायगोट बनाया और एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका के सहायक कोशिका से संलयन करके भ्रूणपोष बनाया और यही भ्रूणपोष जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा और ये भ्रूण जो है विकसित होकर एक फल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही आपका निषेचन हो गया, खत्म। देखिए अब निषेचन हो गया तो अब क्या होगा। निषेचन होने के बाद पुष्प में कुछ परिवर्तन होता है। आप देखे होंगे पुष्प सूख जाता है, तो क्या क्या परिवर्तन होता है अब देखेंगे पश्च निषेचन घटना में। निषेचन पश्च घटना देखिए, अब निषेचन पश्च घटना देखते हैं। निषेचन के बाद की घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। निषेचन के बाद जो घटना होता है वो 3 घटना होता है। इसमें होता क्या है, भ्रूणपोष का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। वहाँ पर संलयन हो गया, भ्रूणपोष और भ्रूण का संलयन हुआ। अब उन दोनों का विकास होगा और बीज बनेगा, फल बनेगा। यही जो है निषेचन के बाद होता है, जिसको कहते हैं पश्च निषेचन घटना। देखिए इसमें सबसे पहले भ्रूणपोष के बारे में देखिए। जिस थैली जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं तथा भ्रूण को पोषण जो प्रदान करता है उसे त्रिगुणित रहता है, क्योंकि उसमें 3 कोशिका मिलकर भ्रूणपोष बनता है, उसको जो है भ्रूणपोष कहते हैं। यहाँ तक तो आप ऊपर ही समझ गए होंगे भ्रूणपोष किसको कहते हैं और भ्रूण किसको कहते हैं। अब इसके बाद देखिए भ्रूण जो है एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास देखते हैं। सबसे पहले आप द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास देखिए। इसमें कैसे भ्रूण का विकास होता है। इसमें जो युग्मनज है, जो युग्मनज बना था, जायगोट जो बना था, उस जायगोट में अनुप्रस्थ विखंडन होगा और उसके बाद लंबत भी विखंडन होगा और इसी प्रक्रिया से बनेगा। देखिए कैसे कैसे होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए युग्मनज जायगोट जो है, जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की ओर स्थित होता है जिसे अग्रस्थ कोशिका तथा दूसरा कोशिका जो बीजाणु द्वार की तरफ स्थित होता है उसे आधारी कोशिका कहते हैं। यहाँ पर जो विभाजन आप देख रहे हैं, ये विभाजन जो ऊपर है उसको अग्रस्थ कोशिका और नीचे जो है आधारी कोशिका कहते हैं। और इस विभाजन के बाद जो है अग्रस्थ कोशिका में लंबत विभाजन होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले कोशिका में फिर लंबत विभाजन हुआ और नीचे वाले कोशिका में
अनुप्रस्थ विभाजन हुआ यहाँ पर। ऐसे ऐसे विभाजन होगा तो अनुप्रस्थ और ऐसे होगा तो लंबवत विभाजन बोलेंगे। उसके बाद जो है अब अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें 2 अनुप्रस्थ विभाजन फिर से होगा तथा आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें जो है 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है और उसके बाद आपका ये तैयार हो जाएगा। देखिए अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात जो है प्राप्त कोशिका में ही स्फीतिका जो है के पास उपस्थित कोशिका में हाइपोबेसल तथा अग्रस्थ कोशिका के ऊपरी कोशिका को इपीबेसल कहते हैं। इसमें जो है ऊपर के तरफ आप देखिए यहाँ पर ऊपर के तरफ जो रहेगा इसको इपीबेसल बोलते हैं और यहाँ पर जो नीचे के तरफ रहेगा इसको हाइपोबेसल बोलते हैं और इन दोनों को जोड़ने वाले को स्फीतिका बोलते हैं, स्फीतिका। तो देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक देखने के बाद एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास अब देखते हैं। एक बीजपत्री में जो है भ्रूण का विकास द्विबीजपत्री की तरह ही होता है, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, परंतु इसमें जो है एक बीजपत्री पादपों का केवल एक बीजपत्री का निर्माण, इसमें जो है सिर्फ एक बीजपत्री का निर्माण होगा, उसमें जो था द्विबीजपत्री का निर्माण होता था। बाकी जो है प्रोसेस एकदम सेम है। अब इसके बाद देखिए आपका लास्ट टॉपिक जो है बीज एवं फल का निर्माण। बीज एवं फल का निर्माण देखेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बीज का निर्माण कैसे होता है? निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड में दोनों आवरण जो है बीजावरण का निर्माण करता है। बीजपत्र या भ्रूणपोष जो है भोजन संचित करके इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूण सुप्त अवस्था में चला जाता है। इसी प्रकार बीजावरण से घिरा संरचना को जो है बीज कहते हैं। इसमें होता क्या है, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में जो है बीजांड में परिवर्तन होता है और बीजांड में परिवर्तन होने के बाद बीजांड से जो है बीज का निर्माण होता है। बीजांड से ही बीज का निर्माण होगा और बीजांड में जो परिवर्तन होता है उसके बाद बीजांड में दोनों आवरण जो होता है, 2 आवरण जो होता है, दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करता है और उसके बाद बीजपत्र या भ्रूणपोष जो है वो भोजन को संचित करके देता है और उसके बाद इससे ही पानी धीरे धीरे पानी का मात्रा जो कम होते जाता है और सूख जाता है और सुप्तावस्था में चला जाता है और वही जो है आपका बीजावरण में घिरा हुआ संरचना जो है बीज कहलाता है। अब फल का निर्माण कैसे होता है? तो फल का निर्माण जो है, फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल का निर्माण जो होगा वो अंडाशय से होता है और अंडाशय जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय उसी समय फूल जाता है और रसीला हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। अंडाशय में जो भित्ति रहता है उसी से फल भित्ति बनता है। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को सत्य फल कहते हैं। सत्य फल असत्य फल अगले चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें यहाँ तक देखिए तो इस तरह से जो फल निर्माण होगा उसको सत्य फल बोलेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है आम। उसके बाद देखिए निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में जो है कुछ परिवर्तन होता है। आप देखते होंगे जब निषेचन हो जाता है और उसमें फल बनने लगता है उसके बाद पुष्प जो है मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है देखिए, जैसा कि आप जानते हैं निषेचन में जो पुष्प में जो है 4 भाग होता है तो इसी चारों भागों में परिवर्तन होता है। निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में परिवर्तन।
बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये चारों पुष्प का भाग है। तो सबसे पहले देखिए बाह्य दलपुंज में क्या परिवर्तन होता है। ये जो है अलग हो जाता है और कुछ पौधों के फलों में जो है लगे हुए रहता है, कुछ में अलग हो जाएगा, नहीं तो लगा रहेगा। और उसके बाद दलपुंज क्या होता है, सूख कर निकल जाता है, सूख कर या मुरझा कर झड़ जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद पुमंग में क्या होगा, पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाता है। पुमंग और दलपुंज जो है आपका नष्ट हो जाएगा। और जायांग में क्या होगा, जायांग में इसका कुछ हिस्सा रहेगा और कुछ नष्ट होगा। देखिए स्त्री केसर के वर्तिका सूख जाते हैं और अंडाशय से ही फल एवं बीज का निर्माण होता है। तो इसका जो है वर्तिकाग्र और वर्तिका सूखता है लेकिन अंडाशय नहीं सूखता है। और इसमें जो है ये सब होने के बाद फल के बारे में देखिए, फल जो है कुछ प्रकार से होता है, जैसे अनिषेक फल। अनिषेक फल आप किसको बोलेंगे, जो कि बिना निषेचन किए ही फल हो जाएगा। जैसे कि वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है अनिषेक जनन कहते हैं या अनिषेक फलन कहलाता है। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है। जो अनिषेक फल रहेगा उसमें बीज नहीं होगा। और इसका उदाहरण आप देखिए, अंगूर, केला आदि, इन सब में बीज नहीं रहता है और ये सभी जो है अनिषेक फल है, ये बिना निषेचन का ही फल बनता है। उसके बाद देखिए असंग जनन, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाएगा। कुछ फल में क्या होता है, निषेचन नहीं होता है लेकिन उसमें बीज का निर्माण हो जाता है, उसको जो है असंग जनन कहलाता है, उसको असंग जनन कहते हैं। इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और न ही भ्रूण का निर्माण होगा, लेकिन बीज बनेगा और फल बनेगा। ऐसा किसमें होता है, आलू और गन्ना में। देखिए इसके बाद जो है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता में क्या होता है, जायगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे किसी फल में बहुत सारा बीज आप देखते होंगे, एक से अधिक बीज आप देखते होंगे, जैसे कि संतरा, नींबू, अमरूद, ये सभी जो है इसमें बहुत सारा बीज रहता है, तो ये बहुभ्रूणता में आ जाएगा। तो आपका पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन समाप्त हो गया है। अब अगले चैप्टर में देखेंगे मानव जनन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।